सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम CLT पढ़ रहे थे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये आज इस पे तीसरा वीडियो है। यदि आपने पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको रीड इंग्लिश से एक जो फोल्डर मिलेगा उसमें आप ये जाके देख सकते हैं। आप बिना आपका समय खराब किए हुए, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आपका समय बहुत कीमती है। ये समय आप जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आपकी एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सीधा अपना टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ बातें बता दी थी और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ऐसा क्वेश्चन आप पुराने क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो बहुत बार पूछा हुआ है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था डेल हॉम्स ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो वर्ड था कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT, ये जो रेफरेंस था इसका पहला रेफरेंस नॉम चॉम्स्की ने दिया था। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का फर्स्ट रेफरेंस कहाँ मिलता है, इसका पहला जिक्र कहाँ मिलता है। तो उसका सही आंसर होगा नॉम चॉम्स्की। और यदि आपसे पूछा जाता है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की थियरी किसने दी, ये किसने बताया, तो आपको लिखना है डेल हॉम्स। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप बहुत सावधानी से अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के कंपोनेंट्स। इसके पार्ट्स जो हैं इनको अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। इनमें से कौन सा है, तीन अलग दे दिए जाते हैं और इनमें से कोई एक दिया जाता है तब पूछा जाता है। इनमें से कौन सा नहीं है, तीन इनमें से दे दिए जाते हैं और चौथा नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा हुआ है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने कौन सी अप्रोच को रिप्लेस किया था। REPLACT, कौन सी अप्रोच को रिप्लेस किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसने सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, जो सिचुएशनल अप्रोच है उसको रिप्लेस किया था। यानी उसके बाद उसके ऊपर डेवलप होके कौन सी बनी है, CLT बनी है। तो आपको इसका ये आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि एक नेक्स्ट पॉइंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डॉगमा लैंग्वेज टीचिंग मूवमेंट। इसका संबंध कौन सी अप्रोच से है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। डॉगमा लैंग्वेज टीचिंग मोमेंट जो है इसका संबंध CLT से है, आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है जिस पे आज हमें चर्चा करनी है। यहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे, इतना मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आगे देखेंगे अपन 6 activities listed and explained below are commonly used in CLT classrooms। ये है बात कि वे कौन सी एक्टिविटीज हैं जो क्लासरूम में की जानी चाहिए और उन एक्टिविटीज के जरिए, उन एक्टिविटीज के माध्यम से CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को डेवलप किया जा सकता है। उसके जो फायदे हैं वो लिए जा सकते हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी जिनसे बच्चों में कम्युनिकेशन को डेवलप किया जा सकता है। तो पहला है रोल प्ले। आप जानते हैं रोल प्ले इज एन ओरल एक्टिविटी। रोल प्ले बच्चों को अलग अलग रोल दिया जाता है। डन इन पेयर्स, पेयर्स में होता है और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, मेन गोल जो होता है स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन एबिलिटीज को डेवलप करना होता है। टू डेवलप स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन एबिलिटीज, इसका पूरा एकमात्र उद्देश्य CLT का है कि बच्चों की कम्युनिकेशन जो है उसको डेवलप किया जाना चाहिए। दूसरा है इंटरव्यूज। इंटरव्यू के दौरान भी हम देखते हैं कि बच्चों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी लेवल पे चली जाती है। ओरल एक्टिविटी है, आप सब जानते हैं ओरल क्या होता है, ओरल मौखिक होता है। डन इन पेयर्स, पेयर्स का मतलब जोड़े होते हैं, उनमें ये होता है। इसका भी मेन गोल जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो है स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स, बच्चे की इंटरपर्सनल स्किल्स को, अंतः व्यक्तिक जो उसके स्किल्स हैं उनको डेवलप करना होता है। इसका एक उद्देश्य ये है। उसके बाद देखिएगा ग्रुप वर्क, बच्चों को समूहों में कार्य किया जाए
तो समूह में कार्य करने से बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है दो से ज़्यादा लोग समूह में मिलकर जो काम करते हैं उसको कोलैबोरेटिव एक्टिविटी कहते हैं। इसका पर्पज होता है फॉस्टर यानी डेवलप करना कम्युनिकेशन इन टीएल। टीएल का मतलब यहाँ टारगेट लैंग्वेज है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है वो कौन सी 6 एक्टिविटीज है, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है जिसके जरिए कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाता है, तो ये है इंफॉर्मेशन गैप। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, कोलैबोरेटिव है। कोई इंफॉर्मेशन बच्चों के पास नहीं होती है, उस इंफॉर्मेशन को बाकी बच्चों से वो बच्चे कैसे पूछेंगे, कैसे जानेंगे उन बच्चों से, तो ये भी इंफॉर्मेशन गैप होता है। पर्पस फॉर स्टूडेंट्स टू इफेक्टिवली ऑब्टेन, देखिएगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑब्टेन नहीं है, क्या है, ऑब्टेन। क्लियर है। इंफॉर्मेशन सूचना दैट वाज प्रीवियसली अननोन टू देम। मुझे क्यों लग रहा है कि ये हमने पहले भी कर लिए, पहले वाले वीडियो में यदि कर भी लिया होगा तो हो सकता है भाई आपका रिवीजन हो जाए, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। कर लिया तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं किया तो आप जान लेंगे। ओपिनियन शेयरिंग, ओपिनियन होता है इसका, ओपिनियन नहीं होता, क्या होता है, ओपिनियन शेयरिंग होता है। ये कंटेक्स्ट बेस्ड एक्टिविटी होती है, कंटेक्स्ट कोई विशेष संदर्भ में होती है। इसका पर्पस भी क्या होता है, इन्हांस यानी डेवलप करना, मजबूत करना स्टूडेंट्स कन्वर्सेशनल स्किल्स, बच्चों की जो संवाद की दक्षता है उसको मजबूत करना। वाइल टॉकिंग अबाउट समथिंग दे केयर अबाउट, जिसपे वो केयर करते हैं उसके बारे में बात करके। और ये स्क्वेंजर हंट होता है, एक प्रकार का गेम होता है बच्चों के बीच में। तो ये 6 एक्टिविटी थी जिसके जरिए आप बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल क्लासरूम में डेवलप कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं और नेक्स्ट बिंदु ये है मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यहां से कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, मीनिंग इज पैरामाउंट। पहली विशेषता इसकी ये है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में मीनिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। पैरामाउंट का मतलब होता है ऑफ हाईएस्ट इंपोर्टेंस। सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो इसमें मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है, बच्चे को अर्थ समझना होता है तब वो कम्युनिकेट कर पाता है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है इसमें, इट लेज एम्फेसिस, ये जोर देता है, ये अंडरलाइन करता है किस पे, ऑन लैंग्वेज इन यूज रादर देन लैंग्वेज एज स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट चीज है, ये भाषा के प्रयोग पर बल देता है बजाय भाषा की स्ट्रक्चर पर, यानी संरचना की बजाय ये किस पे, उस भाषा को यूज कैसे किया जाता है इस पे फोकस करता है, यूज रादर देन लैंग्वेज एज स्ट्रक्चर। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन सिमेंटिक, सिमेंटिक होना चाहिए था सिमेंटिक की जगह, सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। सिमेंटिक का मतलब भी अर्थ से संबंधित होता है, इसका मतलब भी अर्थ से होता है, मीनिंग से होता है, विच मीन्स आगे हमने लिखा भी है। देखो मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी 1 मिनट भी खराब हो, इसलिए हम मुद्दे से हटके बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जो चीज़ आपके बहुत काम की है सिर्फ उसी पे डिस्कस करेंगे, अन्य किसी भी बात पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको किसी प्रकार के कोई ऐड नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज ही नहीं करवाया है और नहीं करवाऊंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए है। तो आप जब आपको समय हो, जब आपको लगे कि आप बाकी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तब आप वीडियो को देख लें। ज़रूरी नहीं है कि ये जब मैं इसको लाइव करता हूँ तभी आप देखें। आपका समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका समय चल रहा है एग्ज़ाम से पहले का, बहुत इम्पोर्टेंट समय है। किसी भी कीमत पे इसको आप यूं ही ज़ाया नहीं करें, इसको सही सदुपयोग करें। It lays emphasis on semantic objective of language, which means the meaning of meaning in language in real life situation or context. सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग से मतलब, ठीक है। तो भाषा का जो शब्द है, भाषा है, उसका वास्तविक सिचुएशन में क्या अर्थ निकाला जाता है, तो ये इस बात पर जोर देती है। इट लेज लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, ग्रामर पे इसका कम जोर होता है, कम फोकस होता है। बिल्कुल नहीं हो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में, तो वहां ग्रामर का जिक्र था। तो कई बार ऑप्शन में ऐसा आता है कि इट लेज नो, इट डज नॉट टॉक अबाउट ग्रामर, इट डज नॉट नीड ग्रामर, ऐसा नहीं है। ग्रामर पे कम जोर है, ऐसा नहीं कि ग्रामर पे बिल्कुल बात ही नहीं है, ऐसा नहीं, ग्रामर पे कम जोर है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का।
द नीड ऑफ द लर्नर, लर्नर की जो नीड है इसमें, लर्नर की जो आवश्यकता है वो क्या है? टू कम्युनिकेट हिज फीलिंग्स, कि वो अपनी फीलिंग्स को एंड थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाए दूसरों के साथ। आपको जिस बात को ध्यान में रख के बच्चे को पढ़ाना है वो ये है कि बच्चे की आवश्यकता है कि वो कम्युनिकेट कर पाए अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को दूसरों के साथ, और उसको समझ पाए एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अदर्स, बाकी को अपनी बात समझा पाए और बाकी से अपनी बात समझ पाए, ये बच्चे की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रख के आपको टीचिंग करवानी है। आपके बच्चे की इस एबिलिटी को डेवलप करना है कि वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को दूसरों से शेयर कर सके, दूसरों तक पहुंचा सके और उनकी भावनाओं को समझ सके, उनके विचारों को समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे है? ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड। ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है भाई? भाषा को कैसे यूज किया जाता है, एंड व्हाट इज द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ द लैंग्वेज, और भाषा की कार्यात्मक उपयोगिता क्या है, फंक्शनल यूटिलिटी क्या है, ये जो आपको सब ध्यान में रखना है। यूज क्या है इसका, फंक्शनल यूटिलिटी क्या है इसकी, भाषा का यूज क्या है, ये मैसेज देने का प्रयास करता है। इसमें जो मुख्य चीज होती है वो क्या होता है? मैसेज होता है, कन्वर्सेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, डिस्कोर्स होता है, भाषा का यूज होता है, भाषा की फंक्शनल यूटिलिटी होती है। ये सारे शब्द आपको CLT पढ़ने के दौरान याद रखने हैं। उसके बाद देखिएगा, इट प्रोवाइड्स द कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटीज, ये कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है फॉर द स्टूडेंट्स, किनके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज, कि वो अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाए, किनके जरिए? डायलॉग्स के जरिए, डिस्कशन के जरिए, डिबेट के जरिए और कल्चरल एक्टिविटीज इन द स्कूल, इन सब के जरिए, इन सब के जरिए ही वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं। उसके बाद देखिएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसमें कौन कौन सी स्किल शामिल होती हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच इंक्लूड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको दो स्किल इसमें याद रखनी है, स्पीकिंग और राइटिंग। बच्चा कम्युनिकेट करेगा तो या तो बोल के करेगा और या फिर क्या करेगा? लिख के करेगा। हालांकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? स्पीकिंग पे है, लेकिन ये दोनों स्किल्स इसमें काम में ली जाती हैं, आप समझेंगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसके फायदे क्या हैं? तो पहला फायदा तो यही है कि इट फोकस ऑन फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज, वही अभी हमने पढ़ा था, फंक्शनल यूटिलिटी। ये भाषा की कार्यात्मक महत्व पर जोर देता है, भाषा को यूज कैसे किया जाए, भाषा को काम में कैसे लिया जाए, वो इस पे जोर देता है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी, व्यवहारिक उपयोग पर, नॉट ऑन थियोरिटिकल एस्पेक्ट। ये थियरी पे बेस्ड नहीं है, बल्कि किस पे बेस्ड है? यूज पे बेस्ड है। तो ये इसका फायदा है। आप पे जो बच्चा CLT से अपनी तैयारी करता है, जिस बच्चे को CLT के माध्यम से पढ़ाया जाता है, वो बच्चा भाषा को यूज कर सकता है अपनी डेली लाइफ में। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज, वही बात है, फंक्शनल वैल्यू यूज एक ही बात है। इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी, ये भी इसका एक फायदा है। इट टीचेस डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये अलग अलग तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सिखाता है। फिर देखिएगा, कोई भी भाषा, कोई भी मेथड, कोई भी कुछ भी हो, जरूरी नहीं है उसमें सभी अच्छी ही बातें हों, कुछ उसमें डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? पहला तो यही हो सकता है कि ग्रामर पे कम फोकस करता है, स्ट्रक्चर्स पे कम फोकस करता है। तो इस प्रकार के कुछ एक दो डिसएडवांटेज इसके मिलेंगे, आपको ध्यान रखने हैं वो भी। डिसएडवांटेजेस में क्या कमी हो सकते हैं? इट इज अ न्यू अप्रोच, ये नई अप्रोच है, अभी इसको विकसित होना है, फिर इसको पता चलेगा कि कितनी यूजफुल है, कितनी फ्रूटफुल है या नहीं है। इट इज टू बी यूज्ड एंड टेस्टेड इन आवर स्कूल्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग, अभी इसको हमारी स्कूल में यूज किया जाना बाकी है, इसलिए अभी इस पे बहुत ज़्यादा ये नहीं कहा जा सकता कि सफल है। कोई भी गाड़ी वगैरह हम नहीं लेके आते हैं, मार्केट में 2 4 5 सालों चलती है, तब जाके पता चलता है कि वो सफल है या नहीं है। उसी तरीके से इस अप्रोच के बारे में बताते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो सिचुएशनल अप्रोच को भी ये माना जा रहा था कि बहुत सफल है,
स्ट्रक्चरल अप्रोच को भी माना जा रहा था बहुत सफल है। दूसरा पॉइंट, इट इग्नोर्स यानी ये उपेक्षा करती है किसकी, ये ध्यान नहीं देती है किस पे, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, ये इसको इग्नोर करती है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस इसका नहीं होता है। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी ग्रामर भी आवश्यक होती है, जरूरी होती है। इट हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड येट, अभी इस अप्रोच को अच्छे ढंग से विकसित नहीं किया जा सकता है, नई अप्रोच है तो अभी इसको सीखा जाना बाकी है। सजेशंस क्या होने चाहिए इसको सुधारने के, तो ये सजेशन हो सकते हैं इसके लिए, अ सिस्टमेटिक थियोरी ऑफ दिस अप्रोच शुड बी डेवलप्ड, अभी इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको विकसित किया जाना है। टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड फॉर दिस अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अभी इसके लिए टीचर्स भी क्या नहीं है, ट्रेंड और प्रोफिशिएंट टीचर्स नहीं अभी, तो टीचर्स को भी इसके लिए ट्रेंड किया जाना आवश्यक है। क्योंकि जब टीचर की खुद की कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो बच्चों की कम्युनिकेशन किस स्तर तक ठीक होगी, ये हम सब जान सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमने इस पे बनाए हैं, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही एक क्वेश्चन सीरीज शुरू की जाए जिसमें पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 250-300 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, कोशिश करूंगा मैं ऐसा होकर पाया। कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रूल्स एंड फॉर्म इज नोन एज, ये क्या है, द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रूल्स एंड फॉर्म इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बोथ ऑफ दीज, नाइदर ऑफ दीज। देखिएगा, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रूल्स एंड फॉर्म्स, यहां तक सिर्फ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, ये रूल और फॉर्म्स के बारे में बात करता है। और जब नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रूल्स फॉर्म्स एंड इट्स यूज, और यदि इसके साथ इसका यूज और शामिल हो जाए तभी वो क्या बनती, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बनती। ये तो सिर्फ क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस हुई है। हमने इस क्वेश्चन में बताने का प्रयास किया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। भाषा के रूल और भाषा की जब स्ट्रक्चर्स आप सीखते हैं तो ये सिर्फ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, और जब आप उसको प्रॉपरली यूज करना सीख जाते हैं, उसको ठीक ढंग से सही जगह अप्रोप्रिएटली उसका यूज करना सीख जाते हैं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस तभी होती है। ये चीज हम समझ गए हैं। एबिलिटी टू कम्युनिकेट फंक्शनली एंड इंटरेक्टिवली नॉन एज, देखिएगा, एबिलिटी टू कम्युनिकेट फंक्शनली कम्युनिकेट करना, इंटरेक्टिवली इंटरेक्ट करना ठीक ढंग से, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अंतर समझ गए होंगे आप दोनों में। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज इनेबल्स द टीचर टू एक्सप्लॉइट साउंड साइकोलिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लॉइट साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, एक्सप्लॉइट साउंड साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स और नन ऑफ दिस। एक टीचर जब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से पढ़ा रहा है तो किन किन चीज़ों का एक्सप्लॉइट करता है, किन किन चीज़ों को यूज करता है, किन किन चीज़ों का यूज करता है, उनको काम में लेता है। साउंड यानी मजबूत, अच्छे साइकोलिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, अकेले साइकोलिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। दूसरा सिर्फ एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, और इसमें साइकोलिंग्विस्टिक्स प्लस एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, वो न केवल मनोवैज्ञानिक भाषाई बल्कि शिक्षा के जो सिद्धांत है उनको भी काम में लेता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लर्निंग द टीचर मस्ट नो, टीचर को जानना चाहिए, व्हाई इट इज बेटर टू टॉलरेट एरर्स इन द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। टीचर को ये जानना चाहिए कि क्यों जरूरी है क्या करना, वाई इट इज बेटर, क्यों ये ठीक है, टू टॉलरेट एरर्स, एरर्स का मतलब गलतियां होती है, बच्चे की गलतियों को सहन करना, इन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स, बच्चे के प्रयासों में, टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, नॉट टू अलाउ स्टूडेंट्स, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो होना ही चाहिए। नॉट टू टॉलरेट एरर्स, नहीं, आपको बच्चे के एरर्स टॉलरेट करने ही हैं। बच्चा जब गलती नहीं करेगा तो फिर सीखेगा कैसे,
और टीचर ये चाहे कि बच्चा गलती ही नहीं करे, इसका मतलब टीचर ये चाह रहा है कि उसको सिखाए ही नहीं। बेटर टू नोट डाउन द एरर्स, तो ये इसका पहला वाला आंसर जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवेल्युएशन स्ट्रेस ऑन, किस पे जोर देती है, स्ट्रेस का मतलब जोर देना। कंटेंट रेलेवेंसी एंड वोकैबुलरी, कंटेंट रेलेवेंस का मतलब होता है वो उससे मिला जुला हो, उसका संदर्भ सही हो, प्रासंगिक हो, रिलेवेंट हो। फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। देखो कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है वो किस बात पे जोर देती है, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो पक्का आंसर है इसका। क्या ये भी, क्योंकि हमारे पास अब आंसर ए और बी दोनों है। कंटेंट रिलेवेंसी एंड वोकैबुलरी, आपका जो कंटेंट है वो रिलेवेंट है या नहीं है, उस स्थिति में यूज किए जाने योग्य है या नहीं है। देखो एक हमने पढ़ा था डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, तो वो ये सब यही है कि संवाद की चीज़ें उसको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। ये भी जरूरी है, कंटेंट कहाँ रिलेवेंट है, उसकी वोकैबुलरी कहाँ रिलेवेंट है, और ये भी जरूरी है। अगर यहाँ कोई सी दूसरा होता, डी कुछ और होता, और हम में से एक आंसर चूज करना होता, तो निश्चित रूप से हम इस आंसर को चूज करते, फिर इसको नहीं करते। लेकिन आंसर है ए और बी, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल विल नॉट बी स्ट्रेंथन बाय यूजिंग टेक्स्ट बुक एज मटेरियल फॉर टीचिंग, इनमें से कौन सी स्किल मजबूत नहीं होगी यदि टेक्स्ट बुक को आप एक मटेरियल मान लेते हैं। इफेक्टिव राइटिंग टेक्स्ट बुक से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर स्किल्स भी हो जाएंगी, कंप्रहेंसिव हो जाएगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा मजबूत नहीं होंगी। इसीलिए CLT जो है वो टेक्स्ट पे फोकस नहीं करती है, टेक्स्ट की बजाय स्किल्स पे फोकस करती है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करती है, ओरल एबिलिटीज़ पे फोकस करती है, साउंड फर्स्ट के नियम पे फोकस करती है। इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।